आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। जूली की आवाज सुनते ही गीत घबराती हुई बोली, ये तो मासी की आवाज लग रही है। फिर से मामा जी ने कुछ कर तो नहीं दिया? इतना कहकर गीत तुरंत सेकंड फ्लोर पर पहुंची। वहां जाते ही गीत ने देखा कि जूली बाथरूम के बाहर फर्श पर गिरी हुई थी और उनके ऊपर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ था। योगेंद्र उनके सामने खड़ा था और उसके हाथ में डस्टबिन था। गीत भागती हुई आई और जूली को पकड़कर उठाया। फिर योगेंद्र को डांटती हुई बोली, मामा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? गंदगी क्यों फैला रहे हैं? योगेंद्र कांपता हुआ जूली की तरफ इशारा करके बोला, मैंने कुछ नहीं किया। इसने किया है, इसने गंदा फैलाया है। जूली तुरंत बोली, मैंने कुछ नहीं किया है गीत बेटा, सब इसी ने किया है। इसी ने मेरे ऊपर ये कचरा डाल दिया। पागल हो गया है ये, असाइलम सेंटर में ही ठीक था। तभी योगेंद्र ने डस्टबिन जूली के ऊपर फेंक दिया। ये देखकर गीत चिल्ला पड़ी, मामा जी, कर क्या रहे हैं आप? उसने उनका हाथ पकड़कर रूम में बिठा दिया। फिर जूली की तरफ देखती हुई बोली, मासी, आप जाइए और नहा लीजिए। ये ऐसे ही हैं, ठीक होते होते पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है इनको, फिर से पुरानी हरकत करने लगते हैं। आप जाइए। गीत की बात मानकर जूली वहां से चली गई। वो अपने रूम में आई ही थी कि तभी उनका मोबाइल बज उठा। जूली ने कॉल रिसीव करते ही कहा, बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होने वाला ये सब। आज मैं बाल बची हूँ। वो तो गीत ने योगेंद्र की बातों पर विश्वास नहीं किया, नहीं तो मैं आज पकड़ी ही जाती। दूसरी तरफ से कुछ कहने के बाद जूली बोली, अगर मैं फंसी तो आप लोगों की सच्चाई भी बाहर ले आऊंगी, फिर तो आप जानते ही हैं अहम को। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। घबराहट के मारे उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। उसने अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछा और फिर एक नजर बिट्टू की तरफ देखा, जो टीवी देखने में बिजी था। वो शांति से सोफे पर बैठ गई। उसे थोड़ी राहत मिली थी। वहीं उसके जाते ही गीत ने एक नजर बाथरूम की तरफ झांक कर देखा। पूरे बाथरूम में कचरा फैला हुआ था। ये देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो गुस्से में योगेंद्र के पास आई और डांटती हुई बोली, आपने कब से गंदगी करने वाली आदत सीख ली है? आपको तो साफ सफाई पसंद थी ना, फिर ये सब क्या है? योगेंद्र फर्श की तरफ देखता हुआ अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया है ये। गीत गुस्सा करती हुई बोली, हाँ, फिर तो जूली मासी ने अपने आप को ही गंदा कर लिया ना। वो पागल नहीं है आपकी तरह। ये सुनकर योगेंद्र जोर जोर से सांस लेता हुआ बड़बड़ाने लगा, पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं। गीत गुस्से में बड़बड़ाती हुई उठी, हाँ, मैं ही पागल हूँ जो आपसे बात करने आ गई। अब तो मुझे साफ ही करना होगा सब। उसने फर्श पर पड़े डस्टबिन को उठाया और कचरा इकट्ठा करने के लिए बैठ गई। कुछ देर बाद जब वो डस्टबिन को बाहर रखने आई, तभी जतिन को घर से बाहर जाते देखा। वो हैरान होती हुई बोली, जतिन अंकल अभी अभी ठीक हुए हैं और अचानक कहाँ चल दिए? वो उन्हें पुकारती हुई चिल्लाई, जतिन अंकल, जतिन अंकल। लेकिन तब तक वो घर से बाहर निकल चुके थे। वो वहां से निकलकर उस जगह पर जा पहुंचे जहां कभी गीत के पिता और उनके जिगरी दोस्त मानव जैन का घर था। जब से जतिन गीत से मिले थे, मानव की यादें उनके लिए ताजा हो गई थी। आज थोड़ा ठीक महसूस करते ही वो मानव के घर पहुंच गए थे। वो घर इतने सालों में बिना किसी रखरखाव के खंडर में बदल गया था। वहां बड़े बड़े पेड़ और लताएं भी उगाई थी। घर के बाहर गेट पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जिस पर एक बैंक का मोहर लगा हुआ था। जतिन और मानव की साझी कंपनी के डूबने के बाद बैंक ने मानव के घर को सील कर दिया था। जतिन के लिए अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए वो उस घर को बस बाहर से ही देख सकते थे। वहां आकर उनकी यादें एक बार फिर ताजा हो गई थी।
वो उन्हीं यादों में खो गए। वो देख रहे थे कि छोटी सी गीत नन्हे कदमों से चलते हुए उनके पास आ रही थी और अंकल अंकल पुकार रही थी। उनके लिए अपने आंसू को रोकना मुश्किल हो रहा था। वो बाहर से घर को देखने के बाद खुद से बोले, ये मेरे दोस्त की निशानी है और मैं इसे बैंकों से वापस लेकर रहूंगा। लेकिन पहले आनंदी भाभी और छुटकी के बारे में पता करना होगा। जतिन गीत को छुटकी कहकर ही बुलाते थे। कुछ देर तक मानव का घर देखने के बाद वो वहां से एक बस्ती की तरफ चले गए, जहां अंतिम बार आनंदी भाभी और गीत को देखा गया था। बस्ती में उन्हें जो पहला आदमी मिला, उन्होंने उसी से पूछा, क्या आप आनंदी नाम के किसी महिला को जानते हैं? आनंदी का नाम सुनते ही वो खुश होता हुआ बोला, आनंदी भाभी? आनंदी भाभी को कौन नहीं जानता है साहब, बस्ती में सभी लोग जानते थे। बहुत अच्छी थी हमारी आनंदी भाभी। बोलते बोलते वो रुका और जतिन को ऊपर से नीचे देखता हुआ बोला, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस वाले हैं क्या? जतिन सिर हिलाता हुआ बोला, नहीं, मैं उनके पति का दोस्त हूँ। क्या आप बता सकते हैं उनका घर कौन सा है? वो आदमी बोला, साहब, किस घर की बात कर रहे हैं? झोपड़ी थी वो, और अब वहां जाने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आनंदी भाभी आपको नहीं मिलने वाली हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बेचारी कष्ट सहते सहते स्वर्ग सिधार गई। ये सुनते ही जतिन शॉक्ड हो गया। वो भावुक होते हुए बोले, कैसे मरी वो? तब वो आदमी बोला, जानकर क्या कीजिएगा साहब, उनके जिंदा होने पर कोई उन्हें पूछने तक नहीं आया, तो मरने पर बताने से क्या फायदा। जतिन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अब पता चल रहा था कि उसने कितनी भारी कीमत चुकाई है, खुद को शराब के नशे में झोंककर। वो उस आदमी से बोला, अच्छा, उनकी बेटी के बारे में तो जानते होंगे, वो कहाँ है? वो आदमी बोला, साहब, वो भी नहीं बची। मैंने सुना था समंदर में डूबकर मर गई। बेचारी, अच्छा नहीं हुआ उन लोगों के साथ। ये सुनते ही जतिन का दिल बैठ गया। उनका गला भर आया था। वो वहीं एक पुलिया पर बैठ गए और शून्य में ताकने लगे। उन्हें आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि अपनी इस गलती की माफी किससे मांगे। निराशा के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। वो वापस कपूर मैंशन लौट आए। वहीं दूसरी तरफ रेलवे यार्ड में अहम के सामने तीनों गुंडे जमीन पर पड़े थे। एक गुंडा अहम को सच बताने के लिए राजी भी हो गया था। अहम गुस्से में बोला, चलो अब जल्दी से अपना मुंह खोलो। तब वो गुंडा बोला, हमारे बॉस को सुपारी मिली थी, किसी लड़की का कॉल था, उसका नाम क्या है नहीं पता, उनके बारे में भी बॉस को ही पता होगा। हम लोगों को बॉस ने साथ में चलने के लिए कहा, इसीलिए हम साथ में चले गए। अहम गुस्से में बोला, तुम्हारा बॉस कहाँ है? कहाँ मिलेगा वो? इस बात पर तीनों चुप हो गए। अहम ने फिर से एक रॉड एक गुंडे के पैर पर मारा और बोला, कहाँ है वो? गुंडा दर्द से करहाता हुआ बोला, हमें नहीं पता, बॉस रात से नहीं आए हैं और ना ही उनका कॉल आया है, हम लोग तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अहम बोला, कोई बात नहीं, हम उनका पता कर लेंगे। इसी ट्रेन के डब्बे में तुम लोग रहते हो ना? इतना कहकर वो डब्बे के अंदर चला गया। वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। उस डब्बे को उन लोगों ने घर की तरह सजा रखा था। एक तरफ किचन बनाया हुआ था तो दूसरी तरफ सोने की जगह थी। टीवी, फ्रिज, कूलर, सबकी व्यवस्था थी वहां। वो डब्बे में थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसकी नजर वहां रखी 2-3 पेटियों पर पड़ी। उसने पेटी के अंदर देखने के लिए जैसे ही उसे खोला तो देखा कि वो पेटी फेयरनेस क्रीम से भरी हुई है। उसने क्रीम को देखते ही हैरान होते हुए कहा, ये सारे क्रीम तो रंजीत सेठी के कंपनी के हैं। इतनी सारे फेयरनेस क्रीम यहाँ पेटी में क्या कर रहे हैं?
उसने जल्दी जल्दी से दूसरी और तीसरी पेटी को खोला तो वो सारे भी फेयरनेस क्रीम से भरे हुए थे। वो हैरानी से बोला, पेटियों में फेयरनेस क्रीम? इतने सारे क्रीम का ये लोग करते क्या हैं? कहीं क्रीम की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे ये लोग? ये सोचते ही उसने क्रीम का एक पैक लिया और क्रीम को निकालने के लिए जैसे ही डब्बे को दबाया, अंदर से आटे की तरह दिखने वाला पदार्थ बाहर निकला। अहम हैरानी पूर्वक बोला, ये तो क्रीम भी नहीं है। उसने तुरंत उस पदार्थ को सूंघा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरान होता हुआ बड़बड़ाया, ये तो ड्रग्स है। इसका मतलब इस सुनसान पड़े यार्ड में ड्रग्स का धंधा भी चल रहा है। लेकिन रंजीत सेठी के फेयरनेस क्रीम वाले डब्बे में ड्रग्स, वो भी इतने सारे डब्बे। कहीं फेयरनेस क्रीम के आड़ में रंजीत सेठी ये धंधा तो नहीं कर रहा? उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। अब उसे रंजीत पर शक होने लगा था। वो खुद से बड़बड़ाता हुआ बोला, कहीं रंजीत ही तो नहीं है इन लोगों का बॉस? कहीं गीत को भी मारने उसी ने तो गुंडे नहीं भेजे थे? वो अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके सिर पर किसी ने पीछे से डंडे का जोरदार प्रहार किया। अहम का सर चकराने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और हैरानी पूर्वक कहा, तुम? इतना कहते ही वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। किसने किया अहम पर हमला? क्या कोई जान पहचान का है? क्या योगेंद्र को बुरा बनाने के पीछे जूली की है साजिश? आखिर योगेंद्र के अतीत का क्या है असली सच? क्या असली सच है सबसे अलग? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम ड्रग्स के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके सिर पर किसी ने पीछे से डंडे से जोरदार हमला किया। अहम का सिर चकराने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके मुंह से अटकती हुई आवाज निकली, तुम? इतना कहते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो देखा कि उसके दोनों हाथ को छाती से चेयर वाली सीट से बांध दिया गया था और दोनों पैर भी रस्सी से बंधे हुए थे। अहम छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी सामने से उसके कानों में आवाज पड़ी, अब बाहुबली नहीं है अहम बाबू, और ना ही सनी देओल हैं कि सिटवे उखाड़ लीजिएगा। थोड़ा काम होकर बैठिए और हमको भी थोड़ा खातिरदारी का मौका दीजिए। अहम ने गुस्से में सामने की तरफ देखा और कहा, तुम तो रंजीत के सेक्रेटरी लोकेश हो ना? तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा मैं। लोकेश अहम के सामने ही सीट पर बैठा था और एक हाथ से पिस्तौल को गोल गोल घुमा रहा था। वो अहम की बात पर हंसता हुआ बोला, क्या बाबू आप हमको धमकी दे रहे हैं? आपको पता है हमको गांव वाला लोग लोकेश कम लंकेश ज्यादा कहते हैं। काहे कि हम लोकेश वाला काम तो बस रंजीत सर के ऑफिस तक ही करते हैं, बाकी का काम तो लंकेश वाला ही है। धाड़ धाड़ धाड़, धाए धाए धाए, बस यही सब चलता रहता है। अहम हैरान होता हुआ बोला, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि रंजीत ने तुमको अपना सेक्रेटरी बना रखा है। उसे पता है कि तुम ये सब भी करते हो? लोकेश उसकी तरफ झुका और गंभीर चेहरा बनाते हुए बोला, बाबू साहब, वो क्या है कि जिसकी कंपनी अच्छी नहीं चलती है उसका साइड बिजनेस बहुत फलता फूलता है। इतने समझदार तो आप हैं ही कि मेरी बात समझ गए होंगे। और एक बात पता है अहम बाबू, मेरे पास शास्त्र की भी विद्या है और शस्त्र की भी। इसीलिए रंजीत सर के सेक्रेटरी भी है और प्रहरी भी। उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अहम बोला, मतलब तुम लोग
फेयरनेस क्रीम की आड़ में ये धंधा कर रहे हो? एक बार छूटने दो यहाँ से, फिर बताता हूँ तुम लोगों को। लोकेश बोला। अजी मेरी छोड़िए बाबू साहब, आप अपनी फिक्र करिए। अरे हाँ, उस लौंडिया को कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी आप तो एकदम से हड़बड़ा आ गए हम लोगों के पीछे। कहीं लव वव का चक्कर तो नहीं है बाबू? गीत की बात आते ही अहम चिल्लाता हुआ बोला। क्यों मारने भेजा था उसे? तुम लोगों की दुश्मनी मुझसे है तो फिर क्यों बीच में ला रहे हो उसे? लोकेश बोला। हम बीच में नहीं ला रहे हैं बाबू साहब, उसको आप ही बीच में ला रहे हैं। हमारे पूर्वांचल में एक कहावत फेमस है कि जिस परिवार में बुआ दखल दे उसका नाश निश्चित है, और वो लौंडिया हमारे और आपके काम के बीच में दखल दे रही है। अहम हैरान होता हुआ बोला। गीत दखल दे रही है? उसने क्या किया है तुम लोगों के साथ? लोकेश बोला। अब क्या सब हमसे ही जान लीजिएगा? कुछ अपने से भी तो पता कर लीजिएगा, और जब पता चल जाए तो समझा दीजिएगा, नहीं तो अगली बार पिस्तौल लेके जाएंगे और सीधा खोपड़ी के आर पार। इस बार तो साला पता नहीं कौन फ्रीडम फाइटर आ गया था बीच में, जिसकी वजह से काम पूरा नहीं हो पाया। तब अहम बोला। तो अब बांध के क्यों रखे हो मुझे? खोलो मुझे। लोकेश ठहाके मारकर हंसता हुआ बोला। ऐसे कैसे जाने देंगे बाबू साहब, आप तो हमारा खजाना ही देख लिए हैं, ऊपर से आप ठहरे ग्रेट मिस्टर अहम कपूर। अगर आप अपने कमिश्नर दोस्त को बता दिए तो हो जाएंगे ना हम लोग अंदर, है कि नहीं? इसीलिए इतनी आसानी से तो हम आपको नहीं जाने दे सकते। अहम हैरान होता हुआ बोला। चाहिए क्या तुम लोगों को? तुम्हें पता है ना, अगर मैं एक दिन घर नहीं गया तो पुलिस कुत्तों की तरह तुम लोगों के पीछे लग जाएगी। लोकेश बोला। पता है बाबू साहब, पता है। देखिए, अब हमें लौंडिया से फिलहाल तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको वार्निंग दिया तो आप उसे समझा ही लेंगे। अब हमें जो चाहिए वो है मात्र 10 खोखा। और बोलता हुआ वो रुका और अहम की आंखों में देखने लगा। अहम हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखता हुआ बोला। और क्या? लोकेश बोला। और आपकी नई वाली फेयरनेस कंपनी की क्रीम वाली खाली प्रिंटेड डब्बे की एक पेटी, जिसे आप 2-4 दिन में लॉन्च करने वाले हैं। अहम शॉक्ड होता हुआ बोला। पागल हो गए हो तुम लोग? मैं 10 करोड़ दे भी दूं, लेकिन क्रीम वाले डब्बे नहीं दूंगा। चाहे जो करना है कर लो। ठीक है फिर बाबू साहेब, अब जो करना है वो हम ही करेंगे। और फिर से किसी ने अहम के सर पर दे मारा और वो बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव ऑफिस में अहम का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो दोपहर तक भी नहीं आया तो वो उसे कॉल करने लगा। वो हैरान होते हुए खुद से बोला, अहम का मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? इस लड़के को मुझे टिफिन वाले आदमी का स्केच भी दिखाना था, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब रहता है। फिर खुद को समझाता हुआ बोला, हो सकता है कहीं बिजी हो, इसीलिए स्विच ऑफ करके रखा हो। वो फिर से ऑफिस के कामों में बिजी हो गया। दोपहर से शाम हो गई और उसने एक बार फिर उसका कॉल ट्राई किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। अब ध्रुव को घबराहट होने लगी थी। वो हैरान होता हुआ खुद से बोला, इसे हुआ क्या है? मोबाइल क्यों स्विच ऑफ करके रखा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, एक काम करता हूँ, गीत को कॉल करके देखता हूँ। उसने तुरंत ही गीत को कॉल लगाया और अहम के बारे में पूछा। गीत बोली, नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। ऑलमोस्ट 11 बजे ऑफिस के लिए निकल गया था, वहां नहीं गया है तो क्या वो? ध्रुव बोला, वो तो यहाँ नहीं आया है और मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है उसका। गीत सोचती हुई बोली, शायद किसी अर्जेंट काम से बाहर गया होगा और बताना भूल गया होगा। आई थिंक रात तक घर आ जाएगा। ध्रुव बोला, ठीक है, वो जैसे ही घर आए तो उसे कहना कि कॉल करे, उसे कुछ बताना है। ओके, मैं बोल दूंगी। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन ध्रुव और गीत
दोनों के दिल में एक अनजाना सा डर दौड़ने लगा था। गीत को लगने लगा था कि कहीं अहम उन्हीं लोगों के पीछे तो नहीं गया। धीरे धीरे रात भी गहरी होने लगी थी और उसी के साथ गीत की बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। वो बार बार अहम के कमरे में आती, लेकिन उसका रूम खाली ही मिलता। देखते ही देखते रात के 1 बज गए, लेकिन अहम का कोई भी अता पता नहीं था। उसने भी अहम को कॉल लगाने का ट्राई किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा था। ये देखकर गीत ने गुस्से में मोबाइल बेड पर फेंक दिया और बड़बड़ाती हुई बोली, ऐसा करता है क्या कोई? मोबाइल बंद करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं कहाँ है ये लड़का। अपना तो पता नहीं क्या कर रहा होगा, लेकिन हमें जरूर परेशान कर दिया है। फिर कुछ सोचती हुई मन ही मन बोली, कहीं गुंडों के पीछे तो नहीं लग गया ये सोचकर उसका मन और भी घबरा गया था। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। जल्दी ही सुबह हो गई। गीत रात भर सो नहीं पाई थी। उसने जैसे ही देखा कि सुबह के 4 बज गए हैं, वो सोचती हुई खुद से बोली, एक बार ध्रुव को कॉल कर लेती हूँ, शायद रात में वहां आ गया हो। उसने तुरंत ही ध्रुव को कॉल किया। ध्रुव ने कॉल रिसीव करते ही कहा, अहम आ गया क्या? गीत घबराई हुई बोली, नहीं ध्रुव, वो अभी तक नहीं आया है यहाँ। तुम्हारे पास भी नहीं आया है ना? ध्रुव हैरान होता हुआ बोला, नहीं, वो यहाँ नहीं आया है। वो वहां नहीं है, यहाँ नहीं आया, तो गया कहाँ है? अच्छा रुको, मैं वहां आता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। गीत का दिल अब घबराने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अहम गायब था और वो परेशान थी। रात भर उसने किसी तरह उम्मीद रखी थी, लेकिन अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बड़बड़ाती हुई खुद से बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन करूंगी क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता कि अहम गया कहाँ है। ना ही किसी को जानती हूँ मैं जिससे हेल्प ले सकूं। अब उसके पास ध्रुव का वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। कुछ देर में ध्रुव भी वहां पहुंच गया। अब तक गीत ने जतिन को भी सारी बातें बता दी थी। ध्रुव के आते ही जतिन बोला, ध्रुव बेटा, देखो ना, अहम कल सुबह को घर से निकला था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। ध्रुव बोला, हाँ अंकल, गीत ने बताया मुझे। उसने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया है। कोई नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, वो वापस आ जाएगा। जतिन उदास होकर बोला, कैसे टेंशन नहीं लूं? तुम होटल या बार में एक बार पता कर लो ना प्लीज। ध्रुव ने गीत को इशारा किया। गीत ने पानी का ग्लास जतिन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंकल डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। वो अहम है, इतनी आसानी से तो कोई उसे कैप्चर नहीं कर सकता। उसने दिलासे के लिए जतिन को ऐसे ही कह दिया, लेकिन वो खुद ही अंदर से बेहद घबराई हुई थी। ध्रुव भी एक एक कर सभी जगह फोन करके पता करने लगा, लेकिन हर तरफ उसे निराशा ही मिल रही थी। वो गुस्से में बड़बड़ाया, पता नहीं ये लड़का कहाँ कहाँ घूमता रहता है। कम से कम बता कर तो जा सकता था। अब कहाँ ढूंढूं मैं इसे? गीत ने ध्रुव को बड़बड़ाते देखकर पूछा, क्या हुआ ध्रुव, कुछ पता चला है अहम का? ध्रुव ने मायूस होकर कहा, नहीं यार, वो ना तो पब गया था और ना ही होटल। वैसे भी पब जाकर करेगा क्या वो? जतिन उदास होकर बोला, आखिर गया तो गया कहाँ वो? तभी ध्रुव ने कुछ सोचते हुए पूछा, गीत, कल कुछ हुआ था क्या? अगर कुछ याद है तो बताओ, शायद उसी काम के लिए कहीं गया हो। गीत बोली, कल सुबह तो नहीं, लेकिन रात को हुआ था। हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे, वहां कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला किया था। उसके बाद मैंने उसे ये बात बताई तो वो मुझे घर छोड़कर वापस कहीं चला गया था और देर रात को आया। मैंने सुबह पूछा, लेकिन कुछ नहीं बोला, और फिर घर से जो बाहर निकला अभी तक नहीं आया है। तब ध्रुव बोला, जहां तक मैं अहम को जानता हूँ, वो जरूर उन गुंडों को ढूंढने गया होगा। गीत घबराती हुई बोली, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया ना? हमें पुलिस के पास चलना चाहिए, अब वो ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं।
जतिन भी गीत की बात से सहमत होता हुआ बोला, गीत सही कह रही है ध्रुव, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। देर करने से मुसीबत और भी बढ़ सकती है। अभी सब पुलिस के पास जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी गीत के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़कर तीनों शॉक हो गए। आखिर क्या लिखा था मैसेज में? क्या अहम लोकेश की शर्त मान लेगा? कौन है टिफिन भेजने वाला इंसान? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। गीत ध्रुव और जतिन के साथ पुलिस के पास जाने ही वाली थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। गीत ने जैसे ही मैसेज पढ़ा वो शॉक्ड हो गई। अचानक गीत के चेहरे का रंग उड़ता देखकर ध्रुव और जतिन एक साथ बोले, क्या हुआ गीत? गीत घबराई हुई आवाज में बोली, अहम डेंजर में है। ध्रुव ने तुरंत ही गीत के हाथ से मोबाइल छीन लिया और मैसेज पढ़ने लगा। तभी जतिन बेचैन होता हुआ बोला, क्या लिखा है मैसेज में? ध्रुव मैसेज पढ़ता हुआ बोला, लिखा है कि अगर अहम कपूर को सही सलामत पाना चाहते हो तो चुपचाप 10 करोड़ और अपनी नई कंपनी की फेयरनेस क्रीम की एक पेटी खाली डिब्बा रेडी रखो। हम कुछ देर में लोकेशन भेजते हैं। और हाँ, भूलकर भी पुलिस को इसमें इन्वॉल्व मत करना, नहीं तो अहम कपूर की जान नहीं बचेगी। जतिन हैरान होता हुआ बोला, 10 करोड़ तो ठीक है, लेकिन क्रीम का खाली डिब्बा क्यों? ध्रुव सोचता हुआ बोला, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है अंकल। हालांकि 10 करोड़ और क्रीम का डिब्बा तो मैं अभी तुरंत अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि कंपनी की लॉन्चिंग 1-2 दिन में ही है और उसके पहले क्रीम का डिब्बा बाहर जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। गीत गुस्से में बोली, तुम्हें कंपनी की पड़ी है और अहम की जान? वो कुछ भी नहीं। तुम लोग कुछ करोगे या मैं अकेले जाऊं उसे ढूंढने? ध्रुव बोला, नहीं यार, हमें भी उसकी जान की परवाह है। उसकी जिंदगी के आगे तो कंपनी भी कुछ नहीं है। रुको, मैं अभी पैसे और डिब्बों का अरेंजमेंट करता हूँ, तब तक अहम का लोकेशन भी मिल जाएगा हमें। इतना कहकर वो तुरंत ही पैसों का इंतजाम करने कपूर मैंशन से निकल गया। समय बीतने के साथ गीत की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। वो भी मजबूर थी। बिना लोकेशन की जानकारी के वो कहीं जा भी नहीं सकती थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हुई बोली, गॉड प्लीज उसे कुछ भी मत होने देना, प्लीज गॉड प्लीज। उसकी आंखें बंद थी और उसके दोनों हाथ आपस में जुड़ चुके थे। जतिन की नजर गीत के हाथ पर चली गई। वो खुद भी अंदर से घबराए हुए थे, लेकिन गीत को ऐसे घबराया हुआ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, गीत घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, हम अहम को कुछ नहीं होने देंगे। कहते हुए उन्हें गीत को अपने कंधे की तरफ झुका लिया। गीत ने भी प्यार से जतिन के कंधे पर अपना सर रख दिया। वो थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। उसे याद आ रहा था कि बचपन में जब उसे डर लगता था तो कैसे अपनी माँ के कंधे पर ऐसे ही सर रखा करती थी। आज उसी तरह का सुकून जतिन अंकल के कंधे पर सर रखकर मिल रहा था उसे बार बार अपनी माँ की याद आ रही थी। उसी समय गीत के मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आया। उसने जैसे ही नोटिफिकेशन देखा तो चिल्लाती हुई बोली, अंकल अहम के मोबाइल से मैसेज आया है। मैसेज में लिखा था, ये लिंक सिर्फ अगले 1 घंटे के लिए एक्टिव रहेगा, उसके बाद हमारा लोकेशन बदल जाएगा। अगर पैसे और क्रीम के डिब्बों का इंतजाम हो गया है तो यहाँ तुरंत पहुँचो। मैसेज में ही एक लिंक भी थी। उस लिंक पर क्लिक करते ही गीत को अहम का लोकेशन मिल गया। वो तुरंत खड़ी होती हुई बोली, अंकल हमें तुरंत इस जगह के लिए निकलना चाहिए। जतिन बोला, ध्रुव को तो आने दो बेटा, पैसे और डिब्बों का अरेंजमेंट हुआ होगा तभी न जा पाएंगे। गीत इंसिस्ट करती हुई बोली,
अंकल, बहुत मुश्किल से अहम का यह लोकेशन मिला है। अगर ध्रुव को ज्यादा टाइम लगा तो अहम के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। हम ध्रुव को रास्ते में ही बुला लेंगे, जतिन बोले। लेकिन बेटा, तभी गीत झुंझलाती हुई बोली, अंकल आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन मुझसे अब और वेट नहीं होगा, मैं गाड़ी लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर वो तेजी से कपूर मैंशन से बाहर निकली। आखिरकार जतिन को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। गीत ने अभी गाड़ी स्टार्ट की ही थी कि जतिन गाड़ी का दरवाजा खोलकर आगे की सीट पर बैठता हुआ बोला, चलो आज गुंडों को अहम के बाप की पावर दिखाता हूँ। गीत ने गाड़ी लोकेशन की तरफ मोड़ दिया और फिर जतिन से बोली, मैं ध्रुव को गुंडों वाला मैसेज फॉरवर्ड कर देती हूँ। अगर उसने अरेंज कर लिया होगा तो डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएगा। जतिन ने हाँ में सर हिला दिया। तब गीत ने तुरंत ध्रुव को वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। उसकी गाड़ी तेजी से लोकेशन की तरफ भागी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ लीना ने सारी बातें सुन ली थी और वो हैरान थी कि अहम को आखिर किसने किडनैप कर लिया है। उसने अपने ऑल्टरनेट मोबाइल और अपनी सिम को तोड़ दिया था, इसीलिए अभी तक लोकेश उसे इस बात की जानकारी नहीं दे पाया था और लीना को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब उसके ही गुंडों ने किया होगा, क्योंकि अहम को चोट पहुंचाने की बात नहीं हुई थी। इसीलिए उसे अहम के किडनैपिंग वाली बात गीत को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं लगी। उसने सबसे पहले गीत के रूम में जाकर टूटा हुआ मोबाइल और सिम छुपा कर रख दिया। उसके बाद उसने अपने पर्सनल मोबाइल से एक नंबर पर कॉल किया और बोली, इंस्पेक्टर अर्जुन तिवारी, कैसे हैं आप? लीना की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर अर्जुन खुश होता हुआ बोला, मैडम लीना, आप तो हमें भूल ही गई थी। कभी याद नहीं आती क्या हमारी अब? लीना स्माइल करती हुई बोली, याद आई इसीलिए ना कॉल किया तुम्हें, एक काम है तुम्हारे लिए। इंस्पेक्टर अर्जुन बोला, आपका हुक्म सराखों पर, काम बताइए। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज सुन लो। कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक अहम कपूर किडनैप हो गए हैं और मुझे शक है कि इसमें उनके घर में रहने वाली नर्स गीत का हाथ है। अर्जुन चौंकता हुआ बोला, क्या बात कर रही हैं आप? क्या ये सच है? लीना बोली, झूठ होता तो मैं तुम्हें बताती ही क्यों? घर आकर देख लो, तुम्हें सबूत मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस न्यूज को टीवी पर तो चलवा दो। समझ रहे हो ना मेरी बात? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब नर्स को प्राइम सस्पेक्ट बनाना है? समझिए आपका काम हो गया, और ये काम तो पहले मीडिया ही अच्छे से कर देगी। अच्छा, ये वही लड़की है जिसका ब्लैकमेलिंग वीडियो में भी नाम आया था? लीना बोली, हाँ वही लड़की। अर्जुन मुस्कुराता हुआ बोला, फिर तो मीडिया को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उनके लिए सिर्फ हिंट ही काफी है। ये मत भूलो कि वो अभी अभी बाहर गई है, अहम के बारे में ही बात कर रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन बोला, आप अब सारा काम मुझ पर छोड़ दें, अब उसे मैं अपने चक्रव्यूह में ऐसा फंसाऊंगा, उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। लीना ने अर्जुन की बात सुनने के बाद कॉल रख दिया और मुस्कुराती हुई बोली, अहम को जिसने भी किडनैप किया होगा, ध्रुव तो उसे छुड़ा ही लेगा, लेकिन अब गीत इस मामले में ऐसी फंसेगी कि अहम का विश्वास उससे जरूर टूटेगा। एक तरफ लीना इस बात से अनजान थी कि उसके ही गुंडों ने अहम को किडनैप किया था, तो दूसरी तरफ अहम इस बात से अनजान था कि उसके मोबाइल से गीत को मैसेज भेजा जा चुका था। लोकेश ने उसे बेहोश करके गीत को उसके ही मोबाइल से मैसेज भेजा था। अहम को जब दोबारा से होश आया तो उसने देखा कि लोकेश हाथ में थाली लेकर ब्रेड ऑमलेट खा रहा था। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो पता चला कि दोपहर हो चला था। लोकेश ऑमलेट खाता हुआ बोला, आज आपका यहाँ दूसरा दिन है बाबू साहब, ऑमलेट खाइएगा या एक और दिन उपवास करने का इरादा है? अहम हैरान होता हुआ बोला, मैं इतनी देर तक बेहोश कैसे था?
तुम लोगों ने पानी में बेहोशी की दवाई मिलाई थी ना? लोकेश अपने एक साथी की तरफ देखता हुआ बोला। हम इन बाबू साहब से खाने के बारे में पूछ रहे हैं और ये बाबू साहब हैं कि पानी के बारे में बतिया रहे हैं। अरे खाने के बारे में कुछ बोलिए, काहे कि मैडम जी आएगी और आपको कमजोर देखेगी तो हम पे ही चिल्लाएगी ना। अहम हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखता हुआ बोला। कौन मैडम जी? अरे आपकी मैडम जी, गीत मैडम जी, वो आ रही है ना यहाँ पर। अहम हैरानी भरी आवाज में बोला। वो यहाँ आ रही है? क्यों, कैसे, उसे कैसे पता चला यहाँ का लोकेशन? लोकेश बोला। अरे सुबह ये आपके मोबाइल से मैसेज भेज दिए थे 10 खोखा और क्रीम का डब्बा लाने के लिए। अब तो पहुंचने वाली होंगी आपकी मैडम जी। अहम गुस्सा करता हुआ बोला। किसने कहा था मेरे मोबाइल से मैसेज भेजने के लिए? मैंने कहा ना, क्रीम का डब्बा नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम उसमें ड्रग्स भरने वाले हो। मैं अपनी कंपनी को रिस्क में नहीं डाल सकता। मैं हरगिज नहीं होने दूंगा ये सब। लोकेश पिस्तौल दिखाता हुआ बोला। आवाज नीचे बाबू साहब, ये खिलौना देख रहे हैं ना मेरे हाथ में? हम जब इससे खेलते हैं ना तो सिर्फ लाल लाल रंग ही निकलता है। इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। इतने बड़े आदमी हैं, कल को चल बसे तो हमारे देश की जीडीपी में नुकसान हो जाएगा भाई। आप समझते क्यों नहीं हैं? अहम गुस्से में बोला। पिस्तौल से डरा रहे हो मुझे? तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे हाथ में मैं क्रीम वाला डब्बा कभी नहीं लगने दूंगा। अगर वो डब्बा यहाँ आ भी गया तो मैं वादा करता हूँ कि उसे वापस लेकर जाऊंगा। लोकेश हंसता हुआ बोला। वादा? बाबू, वादा अपने मैडम जी से करना, काहे कि हम भी अपने पिस्तौल से एक वादा किए हैं। अगर डब्बा नहीं मिला तो गोली और आपके मैडम जी की खोपड़ी का आपस में मिलन जरूर होगा। अहम उसे गुस्से में घूरे जा रहा था। वहीं लोकेश वहां से उठा और अपने आदमियों से बोला। तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, गाड़ी आती ही होगी। देखना, अगर साथ में कोई पुलिस वाला हो तो हमें इन्फॉर्म कर देना। कुछ ही देर में सभी साथी अपनी अपनी जगह पर पहुंचकर नजर रखने लगे। क्या अहम लोकेश के बंधन से मुक्त होगा? क्या लोकेश को पैसे और डब्बे दोनों मिलेंगे? क्या गीत अहम को बचा पाएगी या खुद फंस जाएगी? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। लोकेश अहम के पास से उठा और अपने आदमियों से बोला। तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, गाड़ी आती ही होगी। देखना, अगर साथ में कोई पुलिस वाला हो तो हमें इन्फॉर्म कर देना। कुछ ही देर में उसके सभी साथी अपने अपने जगह पर पहुंचकर रास्ते पर नजर रखने लगे। तभी उन्हें सामने से एक गाड़ी तेजी से आती दिखी। उसमें गीत और जतिन बैठे हुए थे। एक गुंडे ने तुरंत लोकेश को कॉल किया और बोला, बॉस, व्हाइट कलर की एक गाड़ी आ रही है, उसमें वही लड़की बैठी है, लेकिन साथ में एक अधेड़ उम्र का आदमी भी है। लोकेश हैरान होता हुआ बोला, अधेड़ उम्र का आदमी? ये कौन हो सकता है? अहम ने उसकी बात सुनी और बोला, मेरे डैड होंगे। ये सुनते ही लोकेश हंसता हुआ बोला, आने दो उन्हें। बेटे के छूटने की खुशी में परिवार मिलन समारोह तो बनता है, आने दो। और वो जैसे ही हमारे एरिया में एंटर करे, धर लो सबको। ओके बॉस। कुछ ही देर में गीत को यार्ड के 100 मीटर पहले अहम की गाड़ी दिख गई। उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी पास में ही रोक दी और अहम की गाड़ी को देखते हुए बोली, अंकल, लगता है हम सही लोकेशन पर पहुंच गए हैं। अहम की गाड़ी तो यहीं खड़ी है।
वो भी आसपास ही होगा। जतिन बेचैन होता हुआ बोला, चलो फिर जल्दी से ढूंढते हैं सबको। दोनों जैसे ही गाड़ी से उतरे, लोकेश के तीनों गुंडों ने उन्हें घेर लिया। एक गुंडे ने गीत से कहा, चलो बॉस ने बुलाया है तुम दोनों को, बहुत देर से वेटिंग हो रही है तुम्हारी। गीत सख्त आवाज में बोली, अहम कहाँ है? मुझे अहम के पास जाना है। वहीं ले जा रहे हैं, चलो तो पहले। गीत ने जतिन की तरफ देखा तो जतिन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वो दोनों ही गुंडों के साथ ट्रेन के डब्बे के अंदर चले गए। वहां जैसे ही गीत ने अहम को बंधा हुआ देखा, तुरंत चिल्लाती हुई उसकी तरफ भागी, अहम। लेकिन लोकेश ने गीत का हाथ पकड़ लिया और हंसता हुआ बोला, होगा होगा, मिलन समारोह भी होगा, लेकिन पहले हमारा काम तो कर दें। अहम ने जैसे ही गीत को देखा, वो गुस्से में लोकेश पर चिल्लाया, लोकेश हाथ छोड़ दो गीत का, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा। लोकेश बोला, अरे रिलैक्स बाबू साहब, हम कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं, हमारा तो कैरेक्टर भी ऐसा नहीं है। पूछ लो मेरे भाई लोगों से। क्यों भाई लोग? तीनों गुंडे एक साथ बोले, हाँ हाँ, हमारे बॉस तो लड़कियों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते हैं। अहम झल्लाता हुआ बोला, बंद करो तुम लोग ये बकवास और गीत का हाथ छोड़ो। अच्छा चलो छोड़ दिया, मान लिया आपकी बात। कहते हुए लोकेश ने गीत का हाथ छोड़ दिया और फिर गीत को आंखें दिखाता हुआ बोला, अहम के नजदीक जाने का सोचना भी मत, नहीं तो मेरा कैरेक्टर 3D रिएक्ट भी करता है। क्यों भाई लोग? तब एक गुंडे ने कहा, हाँ सही कहा बॉस ने। बॉस का मतलब है कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो अपना नजर भी उठाएंगे, अपना पिस्तौल भी उठाएंगे और फिर आपको इस धरती से ही उठा देंगे। लोकेश ने गीत और जतिन की तरफ देखते हुए कहा, लगता है अब बात दोनों के भेजे में घुस गई होगी। वहीं गीत अहम को देखकर इमोशनल होती हुई बोली, क्या जरूरत थी इन लोगों के पीछे आने की? मुझे मारने आए थे ना वो लोग। तुम क्यों आए बीच में? देखो फंस गए ना यहाँ आकर। जतिन भी अहम को देखकर इमोशनल हो चुका था। वो उसकी तरफ देखकर बोला, बेटा ठीक तो हो ना तुम? अहम गीत और जतिन की तरफ देखता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोग क्यों आए? कुछ नहीं करेंगे ये लोग मुझे। 1-2 दिन रखते और फिर थक हार कर छोड़ देते। जरूरत नहीं थी आप लोगों को यहाँ आने की। गीत गुस्सा करती हुई बोली, चुप करो तुम। मतलब तुम मेरे लिए इन गुंडों से लड़ने आ सकते हो और हम तुम्हारे लिए घर पे हाथ रखे वेट करते? लोकेश दोनों की बातें सुनकर मजाक करता हुआ बोला, वाह वाह वाह, क्या प्यार है रे बाबा दोनों के बीच में। लेकिन हमारा क्या? हमारा भी तो कुछ सोच लो तुम दोनों। वो गीत की तरफ देखता हुआ बोला, मैडम जी हमारा गिफ्ट बॉक्स कहाँ है? तनिक उसकी भी जानकारी दे दीजिए, ध्रुव लेकर आ रहा है। गीत बोली। लोकेश हैरान होता हुआ बोला, ध्रुव लेकर आ रहा है? अरे आप लोग क्या यहाँ खाली हाथ पिकनिक मनाने चले आए? ये कोई पिकनिक स्पॉट दिख रहा है क्या आप दोनों को? फिर वो अपने आदमियों की तरफ देखकर गुस्से में बोला, हम इतने प्यार से बात कर रहे हैं और मजाक समझ रखा है इन लोगों ने हमें। बांध दो इन दोनों को भी। अभी तक इन लोगों ने सिर्फ लोकेश का ही रूप देखा है, अब लंकेश वाला रूप दिखाना ही होगा। उसने अपना पिस्तौल निकाला और सीधा गीत के माथे के बीचों बीच सटाते हुए सख्त आवाज में बोला, लास्ट वार्निंग है ये मेरा, कोई होशियारी नहीं। कहीं तुम लोगों ने पुलिस वुलिस का प्लान तो नहीं बनाया है ना? गीत ने बस ना में सर हिला दिया। वहीं अहम गुस्सा करता हुआ बोला, लोकेश क्या कर रहे हो? हटाओ पिस्तौल वहां से। ये सुनते ही लोकेश ने गुस्से में पिस्तौल को पिछले हिस्से से अहम के माथे पर जोर से मारा और चिल्लाते हुए बोला, एकदम चुप। मतलब हम नूनू बाबा बनकर बात कर रहे हैं तो मेरे माथे पर चढ़ जाओगे तुम लोग? बॉस नहीं हो तुम मेरे,
इसीलिए अभी से चू चपड़ एकदम बंद, और जितना हम बोलने कहें बस उतना ही बोलना, समझ गए? अहम के माथे से हल्का खून निकलने लगा था। ये देखकर गीत बेचैन होती हुई बोली, अहम, खून खून निकल रहा है। और वो अहम की तरफ बढ़ती है। तभी लोकेश गीत की तरफ मुड़ा और उसे पिस्तौल दिखाता हुआ बोला, ओ मैडम जी, हम यहाँ लब हॉस्पिटल नहीं चला रहे हैं, चुपचाप बैठे रहो। और हाँ, अभी भी मेरे लिए तुम्हें मारने का ऑफर क्लोज नहीं हुआ है। अगर ध्रुव यहाँ आधे घंटे में नहीं आया या उसने कुछ गड़बड़ की ना, तो तुम गई समझो। फिर वो अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, देख क्या रहे हो तुम लोग? बांधो दोनों को, दिमाग खराब करके रख दिया है। आ गए खाली हाथ मुंह उठा के, लगता है हम यहाँ मुफ्त में खैरात बांट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव ने 10 करोड़ और फेयरनेस क्रीम का अरेंजमेंट कर लिया था। उसने सभी को एक बैग में भरा और गीत के पास आने ही वाला था कि तभी उसे गीत का मैसेज आया, जिसमें लिखा था वो डायरेक्ट लोकेशन पर पहुंच जाए। ध्रुव भी सीधे लोकेशन के लिए निकल गया था। वो अभी कुछ दूर पहुंचा ही था कि तभी अहम के घर की नौकरानी डॉली का कॉल आया। डॉली का कॉल देखते ही ध्रुव हैरान होता हुआ बोला, ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? उसने कॉल रिसीव किया ही था कि डॉली दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज में बोली, साहब, पुलिस। ध्रुव हैरान होता हुआ बोला, पुलिस? कहाँ है पुलिस? डॉली बोली, साहब, यहाँ कपूर मैंशन में पुलिस आई है। मैंने साहब जी को कॉल लगाया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, इसीलिए आपको कॉल किया। ध्रुव हैरान होता हुआ बोला, पुलिस वहां क्या कर रही है? किसने बुलाया उन्हें? डॉली बोली, हमें नहीं पता, लेकिन साहब, वो लोग गीत मैडम के रूम में कुछ ढूंढ रहे हैं। ध्रुव चौंकता हुआ बोला, अब उधर ये क्या बकवास चल रहा है? अच्छा, तुम वहीं रहकर देखो कि वो और क्या क्या करते हैं। मैं कुछ देर में आया। जी साहब, जल्दी आइए। इतना कहकर डॉली ने मोबाइल रख दिया, लेकिन इस खबर ने ध्रुव को और परेशान कर दिया था। एक तरफ अहम गुंडों के कैद में था और दूसरी तरफ अहम के घर में पुलिस की रेड पड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। वो स्टेयरिंग पर अपना सिर पटकता हुआ बोला, क्या करूं मैं? फिर कुछ याद आते ही बोला, अगर अहम के घर पर रेड पड़ी है तो कमिश्नर को तो पता ही होगा। अभी पता करता हूँ। उसने तुरंत कमिश्नर को कॉल किया और बोला, कमिश्नर साहब, अहम के घर पर रेड क्यों पड़ी है? कमिश्नर चौंकता हुआ बोला, अहम के घर पर रेड? मुझे तो इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। आप कॉल पर वेट कीजिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद कमिश्नर ने इंस्पेक्टर अर्जुन को कॉल किया और बोला, इंस्पेक्टर अर्जुन, तुम मिस्टर अहम कपूर के घर पर क्या कर रहे हो? सर्च वारंट है तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर अर्जुन बोला, जय हिंद सर। मुझे खबर मिली थी कि मिस्टर अहम कपूर किडनैप हो चुके हैं। आपको तो पता है कि ये कितना सेंसिटिव केस है, इसीलिए मैं उनके घर तत्काल छानबीन के लिए आ गया था। कमिश्नर हैरान होता हुआ बोला, मिस्टर अहम कपूर किडनैप हो चुके हैं? ये कब हुआ? हमें भी कुछ देर पहले ही खबर मिली है सर, और उनकी नौकरानी डॉली और गर्लफ्रेंड लीना ने भी कंफर्म किया है कि वो कल सुबह से ही गायब हैं। हम उनके घर पर हैं और यहाँ एक रूम में कुछ सबूत भी मिले हैं। डोंट वरी सर, हम जल्द ही किडनैपर को ढूंढ लेंगे। कमिश्नर बोला, ठीक है, तुम सबूत लेकर निकलो वहां से। ये सेंसिटिव मैटर है, ध्यान रहे मीडिया को पता नहीं लगना चाहिए। मैं कुछ देर में कॉल करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर ध्रुव से कॉल पर बात करते हुए बोले, मिस्टर ध्रुव, आपने बताया नहीं कि अहम कपूर किडनैप हो गए हैं? वो कल सुबह से घर वापस नहीं आए हैं। ये सुनते ही ध्रुव ने माथा पकड़ लिया और बड़बड़ाता हुआ बोला, शिट, बस अब यही बाकी था। वो सब संभालने की कोशिश करता हुआ बोला, कमिश्नर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी अहम थोड़ा लेट कर देता है, लेकिन वो किडनैप हो गया है
ये गलत खबर दी गई है आपको। कमिश्नर थोड़ा सख्त लहजे में बोला। मिस्टर ध्रुव, आपको भी पता है कि ये सेंसिटिव मैटर है। अगर आपने सच छुपाने की कोशिश की तो आप भी इसमें सस्पेक्ट बन जाएंगे। प्लीज सच बताइए। ध्रुव जानता था कि अगर इसमें पुलिस को इन्वॉल्व किया तो अहम पर और खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए वो बोला, नहीं कमिश्नर साहब, कोई गलतफहमी हुई है आपको। अहम किडनैप नहीं हुआ है। प्लीज अब झूठी खबर को न्यूज मत बनने दीजिएगा। कमिश्नर साहब बोले, उम्मीद है आपकी बात सच हो, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से प्राइम इन्वेस्टिगेशन तो करना ही होगा। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्या ध्रुव अहम को बचा पाएगा या बढ़ने वाली है मुश्किलें? गीत और अहम कैसे होंगे लोकेश की कैद से आजाद? क्या लीना की साजिश कामयाब होगी? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। ध्रुव जानता था कि अगर पुलिस को अपने साथ इन्वॉल्व किया तो अहम पर और खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए वो बोला, नहीं कमिश्नर साहब, कोई गलतफहमी हुई है आपको। अहम किडनैप थोड़ी हुआ है। प्लीज अब आप इस झूठी खबर को न्यूज मत बनने दीजिएगा। कमिश्नर साहब बोले, उम्मीद है आपकी बात सच हो, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से प्राइम इन्वेस्टिगेशन तो करना ही होगा। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये सुनते ही ध्रुव परेशान हो उठा। वो बोला, कमिश्नर साहब, लेकिन तब तक उनकी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। ध्रुव गुस्से में मोबाइल पटकता हुआ बोला, अब क्या करूं मैं? आखिर पुलिस को कैसे पता चली ये बात? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसकी नजर घड़ी पर गई और वो परेशान होता हुआ खुद से बोला, अरे यार, टाइम भी बीतता जा रहा है। सबसे पहले मुझे अहम के पास पहुंचना होगा। अगर अहम छूट गया तो सारा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ऐसा सोचते ही उसने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। वहीं दूसरी तरफ समय बीतता जा रहा था। अहम, गीत और जतिन एक ही जगह रस्सियों से बंधे हुए थे। अहम और गीत आमने सामने ही बंधे थे। गीत के दोनों हाथों और दोनों पैरों को रस्सियों से बांधा गया था। वो सामने बैठी हुई बस एक टक अहम को घूरे जा रही थी। कुछ देर तक तो अहम शांत रहा, लेकिन उसे गीत का घूरना बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोला, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैंने नहीं कहा था तुम्हें यहाँ आने को। तब गीत जतिन की तरफ देखती हुई बोली, अंकल, अपने बेटे से ही पूछिए कि ये हीरोगिरी दिखाने की क्या जरूरत थी। ये क्या कोई हीरो है कि अकेले गुंडों से भिड़ने चला जाएगा? अहम बोला, हाँ तो और क्या करता? उन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ देता मैं? गीत बोली, अंकल, इससे पूछिए कि तुम्हारी बहादुरी का क्या रिजल्ट निकला, कोई अवार्ड भी मिला या नहीं? फिर वो खुद में ही भुनभुनाती हुई बोली, बड़े आए थे हीरो बनने, जीरो बने बैठे हैं अब रस्सियों से बंधे हुए। अरे मुझे मारने आए थे तो मारा तो नहीं ना, फिर क्यों उलझने निकल गए? अहम ने उसकी बातें सुन ली और कहा, अगर फिर वो लोग तुम पर हमला करते तो? इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ही पता कर ले कि ये सब करवा कौन रहा है। तभी जतिन बोला, करवा कौन रहा है ये सब पता चला? अहम बोला, हाँ डैड, ये सब रंजीत के कहने पर हो रहा है। वही गीत को मरवाना चाह रहा था। जतिन हैरान होता हुआ बोला, लेकिन क्यों? गीत से उसकी क्या दुश्मनी है? वही तो नहीं पता डैड। लोकेश ने कहा कि गीत उन लोगों के काम के बीच में आ रही थी। मैंने पूछा कैसे, तो उसने कहा कि खुद से ही पता कर लो। गीत ने सुना तो हैरान होती हुई बोली, मैं बीच में आ रही हूँ? अरे मैं तो रंजीत सेठी को अच्छे से जानती तक नहीं हूँ। बस तुम ही लोगों के मुंह से कभी कभी नाम सुन लेती हूँ और एक बार मॉल में ही मिली थी
बस, अहम सोचता हुआ बोला, कहीं वो मॉल में अपनी बेइज्जती का बदला तुमसे तो नहीं ले रहा? गीत बोली, लेकिन मुझसे क्यों? बेइज्जती तो तुमने की थी ना उसकी। तब बीच में जतिन बोला, हो सकता है गीत को मारकर वो अहम को सबक सिखाना चाहता हो। गीत हैरान होती हुई बोली, ये कैसा लॉजिक हुआ अंकल? इसमें मेरी क्या गलती है? अहम विश्वास देता हुआ बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। बस एक बार किसी तरह यहाँ से छूट जाऊं। गीत बोली, छूटोगे कैसे? ध्रुव अभी तक यहाँ पहुंचा भी नहीं है। पता नहीं आगे क्या करने वाले हैं ये लोग। अहम, देखो ना कि और कितना टाइम रह गया है। अहम ने अपनी स्मार्ट वॉच में देखा और कहा, बस 10 मिनट और। गीत परेशान होती हुई बोली, कहीं सच में ये लोग गोली तो नहीं चलाएंगे ना? अहम दिलासा देता हुआ बोला, कुछ नहीं करेंगे तुम्हें, और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। मेरा वादा है तुमसे। जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था, गीत की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अहम बस यही सोचने में बिजी था कि वहां से जान कैसे बचाया जाए। वो आसपास रस्सी काटने की कोई चीज ढूंढ रहा था, लेकिन वहां ऐसी एक भी धारदार चीज नहीं थी। तभी उसकी नजर गीत के सिर के ऊपर वाले बर्थ पर पड़ी। वहां माँ लक्ष्मी की मूर्ति थी और उनके सामने कुछ अगरबत्ती और एक माचिस रखी हुई थी। ये देखते ही अहम के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। वो गीत की तरफ देखता हुआ दबी आवाज में बोला, गीत, तुम्हारे ऊपरी बर्थ में एक माचिस रखी हुई है, उसे किसी तरह हाथ में ले लो। गीत हैरान होती हुई बोली, माचिस से क्या ट्रेन में आग लगाने का विचार है? अहम मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ। गीत जतिन की तरफ देखती हुई बोली, अंकल, ये लड़का पागल हो गया है, अपना कब्र खुद ही खोद रहा है। तब अहम गीत से बोला, तुम माचिस तो लो पहले, फिर बताता हूं कि क्या करना है। गीत ने अपने दोनों हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख नहीं रहे हो, मेरे दोनों हाथ बंधे हैं, मैं माचिस कैसे लूंगी? अहम झुंझलाता हुआ बोला, अरे यार, हमारी तरह तुम्हारी छाती को कुर्सी से थोड़ी ना बांधा गया है, खड़ी तो हो सकती हो वहां। फिर दोनों हाथों से माचिस को धक्का दे देकर नीचे गिरा दो, सिंपल तो है। अरे हाँ, तुम लोगों को देखकर मैं भूल गई थी, सिर्फ मेरा हाथ और पैर ही बांधा है इन लोगों ने। कहती हुई वो खड़ी हुई और हाथों से माचिस को नीचे गिराने की कोशिश करने लगी, लेकिन गलती से माचिस के साथ साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति को भी हाथ से ठोकर लग गई। दोनों एक साथ ट्रेन के फर्श पर गिर पड़ा। गीत तुरंत सीट पर बैठ गई और पैर से माचिस को दबा लिया। सभी की धड़कनें तेज हो गई थी। सभी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। वहीं किसी चीज के गिरने की आवाज सुनते ही एक गुंडा भागता हुआ वहां आया। जैसे ही उसकी नजर फर्श पर गिरी हुई मूर्ति पर पड़ी तो गुस्से में चिल्लाया, किसने गिराया ये? तीनों शांत बस एक दूसरे को देखते रहे। वो गुंडा फिर चिल्लाता हुआ बोला, किसने गिराई माँ लक्ष्मी की मूर्ति? तब अहम बोला, अपने से ही गिर गई। गुंडा गुस्से में उसे घूरता हुआ बोला, अच्छा, खुद को चालाक समझते हो? यहाँ क्या भूकंप आया था जो अपने आप मूर्ति गिरी? तब तक अहम को भी बहाना मिल गया था। वो बोला, नहीं, भूकंप नहीं आया था, एक चूहा आया था, उसी ने मूर्ति गिराई है। वो गुंडा घूरता हुआ बोला, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। अहम बोला, हम क्यों झूठ बोलेंगे? भला माँ लक्ष्मी की मूर्ति नीचे गिराकर हम क्या करेंगे? हम भी उनकी पूजा करते हैं। गुंडे ने उसे घूर कर देखा, लेकिन आगे कुछ भी नहीं बोला। उसने प्यार से माँ लक्ष्मी की मूर्ति उठाई और हाथ से पोंछते हुए वापस उनकी जगह पर रख दिया। उसने एक नजर तीनों पर डाली और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही तीनों ने राहत की सांस ली। गीत बड़बड़ाती हुई बोली, हे लक्ष्मी माता, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा आपकी मूर्ति गिराने का कोई इंटेंशन नहीं था। तभी अहम बोला, गीत, अब मेरी बात सुनो, माचिस के डिब्बे से तीली निकालकर आग लगा पाओगी? गीत हैरान होती हुई बोली, तुम करना क्या चाहते हो? अहम बोला,
मैं चाहता हूं कि तुम मेरे नजदीक आकर मेरी रस्सियों में आग लगा दो ताकि मैं आजाद हो सकूं। गीत डांटती हुई बोली, पागल हो गए हो क्या तुम? अगर रस्सियों में आग लगाई तो तुम भी जल जाओगे। अहम बोला, कुछ नहीं होगा मुझे, बस थोड़ी बहुत जलन होगी। अगर यहां से छूटना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना होगा। गीत मना करती हुई बोली, नहीं, मैं नहीं कर सकती। अहम गिड़गिड़ाता हुआ बोला, गीत प्लीज, यही मौका है यहां से छूटने का। तब गीत जतिन की तरफ देखती हुई बोली, अंकल आप ही समझाइए ना इसे। अगर रस्सियों में आग लगाई तो आग इसके भी कपड़ों में लग सकती है। समझता क्यों नहीं है ये? जतिन गीत की बात से सहमत होता हुआ बोला, गीत बेटा सही कह रही है अहम, वैसे भी ध्रुव पहुंचता ही होगा, बस कुछ देर की तो बात है। तब अहम बोला, आप दोनों मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमें अभी यहाँ से छूटना होगा। अगर देर हुई और ध्रुव यहाँ पहुंच गया तो हमारा यहाँ से छूटने से भी कोई फायदा नहीं है। गीत हैरान होती हुई बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? अहम बोला, यही सच है गीत, तुम्हें नहीं पता कि लोकेश ने क्या साजिश की हुई है। वो जो डब्बे मंगवा रहा है ना, फेयरनेस क्रीम वाला, वो उसमें ड्रग्स भरकर मार्केट में बेचने वाला है। तुम्हें पता है ना कि अगर एक बार मेरे कंपनी के फेयरनेस क्रीम के डब्बे में ड्रग्स मिल गया तो क्या होगा? कंपनी तो बंद होगी ही, नारकोटिक्स वाले भी हमारा जीना हराम कर देंगे और फिर हमारी बेइज्जती वो अलग। फिर उस समय हमारी स्थिति अभी के जलने से और भी ज्यादा बदतर होगी। अहम की इस बात ने गीत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अर्जुन कपूर मैंशन में गीत के रूम से टूटा हुआ मोबाइल और सिम बरामद कर चुका था। वो कपूर मैंशन से बाहर निकला ही था कि लीना उसके पास आई और बोली, अर्जुन याद है ना तुम्हें कि अब क्या करना है? इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छे से याद है मैडम, आप निश्चित रहें। अब तो कमिश्नर साहब ने भी अहम कपूर के किडनैप की जांच करने का परमिशन दे दिया है। बस अब उस जांच को एक ही डायरेक्शन में ले जाना है, जो जाकर खत्म होगी आपकी गीत मैडम पर। लीना स्माइल करती हुई बोली, तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो बातों को, इसीलिए तुम मेरे कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त थे। हाँ, थोड़े जूनियर जरूर थे। इंस्पेक्टर अर्जुन स्माइल करता हुआ बोला, मैं तो आपकी बात समझ जाता हूँ, लेकिन आप मेरी बात कभी नहीं समझती हैं। आज तक आपने मेरा जवाब नहीं दिया है। लीना बोली, अगर मेरा काम मेरे मन मुताबिक हुआ तो शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब भी मिल जाए। मुझे भरोसा है तुम पर, इस बार मुझे निराश नहीं करोगे। इंस्पेक्टर बोला, आप अपने रूम में जाइए और टीवी के सामने मस्ती से बैठ जाइए। ब्रेकिंग न्यूज बस आती ही होगी। क्या होगी ब्रेकिंग न्यूज? क्या अहम और गीत की कहानी में आने वाला है कोई ट्विस्ट? क्या दोनों के लिए बढ़ने वाली है मुश्किलें? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और